प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 अर्थात उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया गया है कि कब से कब तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कब आपका प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कैसे आपका एडमिशन होगा। ये सारे प्रोसेस और सारे ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिए गए हैं और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जो बेसिक बेसिक जानकारियां हैं कि हाँ, आप जैसे मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो किस किस कंपनी में आपको जॉब वगैरह मिलती है, ये सारी ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस भी हुआ है। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले हम डेट की ओर चलेंगे। इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, देखिए आप जहां से भी पढ़ाई करते होंगे, जैसे भी पढ़ाई करते होंगे, मेन आपका टारगेट यही होगा कि भाई मेरा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कैसे भी हो जाए, जैसे तैसे करके बस हो जाए। क्योंकि बच्चों का सपना यही होता है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो इससे लाभ ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और 10 से लेकर के 11,000 के आसपास आपकी फीस लगेगी, वो फीस आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाती है। बस रहने का आपका कहीं एक तरीके से खर्चा वगैरह लगता है। और अगर आपके जिले में आपके आसपास ही अगर आपको कॉलेज वगैरह मिल जाता है, घर से अप डाउन करते हैं, तो आपका कोई खर्चा पॉलिटेक्निक सरकारी पॉलिटेक्निक में नहीं लगता है। अगर वहीं आप प्राइवेट में जाते हैं तो 35 से लेकर के 30 से लेकर के लगभग 31 मान लीजिए मोटा-मोटी, तो वही 30 से लेकर के कई कॉलेज वाले 35 लेते हैं, कई कॉलेज वाले 30 तक लेते हैं, कई कॉलेज वाले 40 तक पहुँचा देते हैं। 30 से लेकर के मोटा-मोटी 40,000 तक आपका कॉलेज की फीस वगैरह लगता है। उसके बाद से रहने-खाने का कॉलेज के खर्चा वगैरह अलग है। ये 1 साल की आपकी फीस होती है। तो इसीलिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि हमें अगर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता तो बढ़िया रहता भाई, फीस कम लगता है, वो भी स्कॉलरशिप के रूप में पूरा वापस आ जाता है। बस रहने का, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का खर्चा या फिर बाहर रूम लेकर के रहेंगे तो रहने का खर्चा वगैरह लगेगा। वो भी अगर आपके जिले में आपके घर के आस-पास वगैरह कॉलेज है वहाँ पे मिल जाता है, तो वो भी आपका खर्चा नहीं लगता है। तो इसीलिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि हमें क्या मिल जाता भाई, कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाता, कैसे भी मिल जाता। अब सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी, प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने होंगे। तो अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। तो आप जाकर के प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से आप नोट्स ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको साइट से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का आपको लेक्चर वगैरह देख लेना है। जिस भी साल का आप तैयारी करेंगे वैसे आपको देखना है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहेगा, मान लीजिए कि आपने 10th की पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से की है, तो सारा सिलेबस आपके 10th के बेस पे ही होता है। ठीक है? इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कि इनका सिलेबस वगैरह किस किस प्रकार से होता है। और एक और मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि इस बार का आपका नया सिलेबस क्या है, क्या-क्या बदलाव वगैरह हुआ है, वो भी मैं आपको एक विशेष करके अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? तो ये सारे नोट्स वगैरह, ई-बुक वगैरह आप प्ले स्टोर से जा करके पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पे जाकर के आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है या फिर लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उस पे जाएँगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह अर्थात कल अपना नाम, पता वगैरह भर के, मोबाइल नंबर वगैरह भर के आप अपना लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। उसके बाद से जाएँगे तो पॉलिटेक्निक आपको एंट्रेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें जाना है आपको और उसमें यूपी पॉलिटेक्निक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ₹49 में, कितने में? मात्र ₹49 में आपको सभी, आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के सभी आपको नोट्स ई-बुक देखने को मिल जाएँगे। आपको साइट से कुछ कुछ भी एक तरीके से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप पढ़ाई वगैरह अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज़ उसमें सबसे पहले कांसेप्ट देखने को मिलेंगे, डेफिनिशन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद से प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और उसके सॉल्यूशन भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आंसर भी वहाँ पे आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि हम पता नहीं पढ़ पाएँगे या फिर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ये आपके लिए नोट्स ई-बुक काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए कि हेल्पफुल रहने वाला है, आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस 10th से लेकर के 12th के बेस पे ही आपके सारे सिलेबस रहते हैं। ऑलमोस्ट जितने बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, जो आपका ग्रुप ए होगा अर्थात जो कह लीजिए कि 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक होता है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, वो आपके 10th के बेस पे ही होता है, 9 और 10 के बेस पे ही होता है। और उसमें पूछे क्या जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अर्थात आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और आपका गणित हो गया। इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन एराइज़ होते हैं, अर्थात यही आपका सिलेबस है। अब सिलेबस में थोड़ा-सा बदलाव हो जाता है, जैसे कई सारे बच्चे आईटीआई करके आते हैं पॉलिटेक्निक करने, कई सारे बच्चे 12th के बेस पे आते हैं। बच्चे 12th करके ही आएँगे। अभी मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप 2026 में, चलिए यही मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप 2026 में मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि
10th पास करने वाले हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। 2026 में आप 12th पास करने वाले हैं तब भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ये सुझाव दूँगा कि आप भले ही आप 2026 में करिए कि 12th पास करने वाले हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक का फॉर्म आपको 10th के बेस पे ही भरना है, ठीक है? आप जब भी फॉर्म फिल अप करवाने में जाएँगे, क्योंकि जो आपका फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, वो आपका 10th के बेस पे ही होता है, जिसमें आपका ग्रुप ए होता है। इस ग्रुप को आपको याद रखना है, आपको हमेशा ग्रुप ए से फॉर्म को फिल अप करना है। अगर आप 12th के बेस पे फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होगा, या फिर आपने 10th के बाद आईटीआई किया हुआ है, उसके बाद से आप फॉर्म को फिल अप करते हैं, तो आपका लेटरल एंट्री के थ्रू होगा। और वो आपका ग्रुप कौन-सा आता है? आपका के ग्रुप में आता है, तो आपको के ग्रुप में फॉर्म को नहीं फिल अप करना है। के ग्रुप में वही बच्चे फॉर्म को फिल अप करेंगे जो आईटीआई किए हुए हैं, या फिर कहिए कि 12th करने के बाद से, या फिर 2026 में 12th किए हुए हैं, अर्थात करने वाले हैं, पास करने वाले हैं, या फिर ऐसे कहिए कि 1 साल पहले ही 2025 में 12th पास कर लिए हैं, 1 साल एक तरीके से तैयारी वगैरह किए हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि अगर आप 2026 में 12th पास करने वाले हैं और आपने 12th के बेस पे भर दिया, तो आपके लिए थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी-सी हार्ड हो जाएँगी, क्योंकि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएँगे। कहिए कि एक-एक साथ कई सारे आपको एग्ज़ाम देने होंगे, चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं 2026 में क्या करने वाले हैं, 2026 में 12th पास करने वाले हैं, 2026 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप 10th का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब भी आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो आपको 10th बेस पे ही, दोनों बच्चों को 10th बेस पे ही फॉर्म को फिल अप करना है। और जो बच्चे 10th करके पॉलिटेक्निक करने आते हैं, उनके सामने थोड़ी-सी समस्या क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? कि उनको 11th और 12th की चीज़ें मालूम नहीं रहती हैं, और जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है, वो 11th और 12th का ही आपका सिलेबस रहता है। तो उन बच्चों को थोड़ा-सा कहिए कि एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, उनकी पढ़ाई उनको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन माइंड पे एक तरीके से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, ज़्यादा लोड आ जाता है। तो मैं बच्चों को यही सुझाव देता हूँ कि आपको 12th करने के बाद से ही आपको पॉलिटेक्निक करने आना है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे खासे हैं और 2 साल आप अपना बचाना चाहते हैं, तो आप 10th करके भी पॉलिटेक्निक करने एक तरीके से आ सकते हैं। और 10th करके आने से ये फ़ायदा है कि आपका 2 साल क्या होगा, बच जाएगा, और जो आपको पॉलिटेक्निक की डिग्री मिलेगी, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, वो आपका 12th के लिए भी वैलिड रहेगा। अर्थात ये एक तरीके से कह लीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक का जो डिग्री मिलेगा, 10th के बाद से आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, तो जो आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा, वो पॉलिटेक्निक का भी काम देगा और आपके 12th का भी काम देगा, दोनों काम देगा। तो ये एक फ़ायदा होता है, जो बच्चे पढ़ने में ठीक-ठाक होते हैं, चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, मैनेज कर लेंगे, तो 10th के बाद से भी, अगर 2026 में आप 10th पास करने वाले हैं, तो 10th के बाद से भी आप पॉलिटेक्निक करने आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कह लीजिए कि 95% से ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपने सुना होगा कि हाँ, ये बच्चा, इनका बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है, इनका बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो सभी आते हैं 12th करके आते हैं। और 12th करने के बाद से जो आपका कहिए कि जो फॉर्म फिल अप होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो ग्रुप ए में होता है, अर्थात 12th करके आते हैं। 2026 में जैसे आप 12th करने वाले हैं, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल अप करेंगे, तो आप 10th के बेस पे ही आपको फॉर्म को फिल अप करना है, और ग्रुप ए से ही आपको फॉर्म को फिल अप करना है। ग्रुप ए से आपका जो फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का, वो होता है। और जितने भी सारे ग्रुप होते हैं, जैसे आपका ग्रुप के हो गया, ग्रुप ई हो गया, वो कई सारे अलग-अलग कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे एक-एक करके, ठीक है? तो मेन मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फ्रेश 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है, वो किस बेस पे होता है, आपका ग्रुप ए से होता है। 3 साल का आपका फ्रेश पॉलिटेक्निक होता है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, या फिर 12th के बेस पे आप फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ग्रुप के में, अर्थात लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, उस बेस पे आपको फॉर्म फिल अप करना है। एक और मैं आपको लेटरल एंट्री के थ्रू आपको एक और कहिए कि अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो इतना चीज़ आप समझ गए। अब चलिए हम सबसे पहले डेट की ओर चलते हैं, जो कहिए कि आपकी ऑफिशियल डेट वगैरह अनाउंस हुई है, ये आपका परिचय है, कौन-कौन से कोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? वही पॉलिटेक्निक, और कब आपका पॉलिटेक्निक शुरुआत हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा। पॉलिटेक्निक चलो अभियान है कि हाँ, सभी बच्चों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि हाँ, पॉलिटेक्निक करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कैसे रोज़गार मिलता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब वगैरह नहीं मिलती है। जॉब वगैरह मिलती है, डिपेंड करता है कि आप स्टडी कैसे करते हैं। भाई, जब पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसे तो आपने सुना भी होगा कि हाँ, इनका बच्चा कहिए कि बीटेक कर लिया है, घूम रहा है, किसी काम का नहीं है। भाई, पढ़ने के ऊपर है। अगर आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, पढ़ाई नहीं करेंगे, फेल होंगे, तो इस केस में आपको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिल जाती है, लेकिन लोकल जॉब मिलेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी होगी, तब तो आपको अच्छी खासी जॉब देखने को मिलेगी, ठीक है? पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संख्या, संख्या कितनी है? टोटल पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संख्या की बात करें, तो 2262 आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसमें आपके इंजीनियरिंग संस्था, अर्थात पॉलिटेक्निक के लिए जो इंजीनियरिंग लाइन की संस्थाएँ हैं, वो 442 हैं। और फार्मेसी के संस्थाओं की बात करें, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपका पॉलिटेक्निक की बात करें, जीकअप की बात करें, तो इसमें 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक आपका इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, जिसको करके आप इंजीनियर बनते हैं, और एक आपका फार्मेसी का कोर्स होता है, जिसको करके आप क्या कर सकते हैं, अपना मेडिकल वगैरह, एक तरीके से डॉक्टरी लाइन का है, अपना मेडिकल वगैरह
जो दुकान वगैरह खोले जाते हैं, वैसे आप दुकान खोल सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल वगैरह में एक तरीके से आप ट्रेनिंग को एक तरीके से आप जैसे और अन्य डॉक्टर वगैरह रहते हैं छोटे-मोटे जो इंजेक्शन लगाना या फिर छोटे-मोटे काम दवाइयाँ देना, उस तरीके से नर्स के रूप में जैसे नर्सिंग वगैरह ज़्यादातर ये गर्ल्स ही करती हैं, तो उनके लिए ये होता है, ठीक है? तो ये आपका इंजीनियरिंग लाइन का है, इसको करके आप इंजीनियर बनते हैं अर्थात पॉलिटेक्निक करके, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत ही कहिए कि पॉलिटेक्निक जीकअप के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के कोर्स होते हैं, कई प्रकार के ग्रुप होते हैं, होटल मैनेजमेंट करना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, तो वो भी आपका इंजीनियरिंग है, लेकिन एग्रीकल्चर से है उसके कई सारे ग्रुप हैं। मेन होता है आपका ग्रुप ए होता है, एक आपका होता है ग्रुप ई, ठीक है? इसका क्या है ग्रुप ई। इसमें क्या होता है आप इंजीनियर बनेंगे और इसमें क्या है आप डॉक्टरी लाइन में जाएँगे, जैसे मेडिकल लाइन हो गया, यहाँ आपको आगे चल के मेडिकल खोलना है, दवाओं की दुकान वगैरह खोलना है, ठीक है? या फिर हॉस्पिटल वगैरह में रहना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है? 2 प्रकार के कोर्स मेन हो गए। अब थोड़ा-सा हम और आगे चलते हैं, कितने इंस्टीट्यूट है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, इतने सारे इंस्टीट्यूट है और उसके बाद से कितने आपके पाठ्यक्रम है, कौन-कौन से कोर्स होते हैं, तो कई प्रकार के आपके कोर्स होते हैं। इसके अंतर्गत आपके जैसे डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी रुचि होगी या फिर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आपकी जिस प्रकार से रुचि होगी, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के करिए के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि हाँ, इसको सिलेक्ट कीजिए। ग्रुप आपको पहले ही सिलेक्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है कि हाँ, फार्मेसी में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा ग्रुप ई से फॉर्म को फिलअप करेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बेस पे या फिर कहिए कि आईटीआई आपने किया हुआ है 10th के बाद से, तो इस केस में आपको ग्रुप के से फॉर्म को फिलअप करना होता है, ठीक है? हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध डिप्लोमा पाठ्यक्रम ये सभी लगभग जो इंटर वाले बच्चे होते हैं और हाई स्कूल वाले बच्चे होते हैं, तो हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए थोड़े से कम ब्रांचेज़ वगैरह होते हैं और इंटर लेवल के इंटर बेस की बात करें अर्थात 12th बेस की बात करें तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स आता है, वो 12th के बाद ही होता है, वो आपका इंटर के सॉरी हाँ, आपका हाई स्कूल के बाद नहीं होता है, वो आपका इंटर के बाद ही होता है, ठीक है? तो कई सारे कोर्स हैं, तो उसके लिए कई सारी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किसी में आपका ट जैसे पॉलिटेक्निक है, मेन पॉलिटेक्निक जो 3 साल का होता है, वो आप 10th के बेस पे भी भर सकते हैं और 12th के बेस पे भी भर सकते हैं और जो आपका डी-फार्मा का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी अर्थात ग्रुप ई का, उसके लिए कम से कम आपका क्वालिफ़िकेशन वो 10th के बेस पे आपका नहीं होता है, कम से कम आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है? इतना समझ गए, अब थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं, कई प्रकार के ये कोर्सेज़ वगैरह हैं, कोर्सेज़ के बारे में मैं एक-एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रुप ए, सबसे मेन ग्रुप आपका यही होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के लिए के पाठ्यक्रम होते हैं। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी ये सारे जो ब्रांच आपने सुना होगा कि हाँ, इनका बच्चा मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक कर रहा है, इनका सिविल से, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इनका कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है? तो ये सारे आपके ग्रुप ए के अंतर्गत ही आते हैं और एक आपका ग्रुप के होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ग्रुप के में क्या होता है कि डायरेक्टली आपका लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर कहिए कि 12th के बाद से डायरेक्टली 12th के बेस पे आप फॉर्म को फिल अप करते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम का पेपर भी थोड़ा-सा हार्ड होता है और इसमें सीटें आपकी काफ़ी कम होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हर एक कॉलेज की बात करें, तो जो मेन आपका ग्रुप है 75 सीटें आपकी होती हैं ग्रुप ए में, ठीक है? तो वही ग्रुप के में जाएँगे तो आपकी 5 से 6 सीटें या फिर 7 सीटें बस हर एक कलिके कॉलेज में होती है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए में 75 सीटें हैं, तो इसमें 5 से 6 क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो मेन आपका पॉलिटेक्निक होता है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, वो ग्रुप ए में आते हैं या फिर आपके ग्रुप ई में आते हैं। अर्थात कहिए कि पॉलिटेक्निक मेन पॉलिटेक्निक करने आते हैं या फिर कहिए कि डी फार्मा का कोर्स करने आते हैं। इसमें ही आपके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो यही आपका ग्रुप दिख रहा होगा। अब अगर आपको एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करना है तो ग्रुप बी दिख रहा होगा। इसी प्रकार से कई सारे ग्रुप है। ग्रुप के बारे में मैं एक और आपको विशेष करके वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। मेन आपको बस याद रखना है कि मेन आपका ग्रुप ए होता है और आपका एक ग्रुप ई है और आपका एक ग्रुप के है, जो मैंने कहा कि हाँ, आपका पॉलिटेक्निक 2 साल का 3 साल की जगह पे क्या होता है, आपका जो पॉलिटेक्निक होता है वो 2 साल का हो जाता है। एक तरीके से डायरेक्टली आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। मेन आपके ग्रुप यही है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और ग्रुप से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी और एक और मैं आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारे आपके ग्रुप वगैरह होते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है कि किस एरिया में जाना चाहते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, पॉलिटेक्निक में कि हाँ, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डी फार्मा का कोर्स करके आप मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं या फिर कहिए कि डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कई सारे ग्रुप इसीलिए ग्रुप बनाया गया है कि हाँ, इस ग्रुप में आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपका एडमिशन होगा। अगर मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ग्रुप ए है मेन आपका और आपने भर दिया है फॉर्म ग्रुप ई में, तो इस केस में आपका वो चेंज नहीं होता है। तो पहले ही आपको सही तरीके से आपने जो उसके लिए एक तरीके से सोचा होगा कि हम ये बनना चाहते हैं, तो उसी ग्रुप में आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अब चलिए डेट के बारे में चलते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन देख लीजिए कि पिछली बार कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था। देखिए, आपके टोटल गवर्नमेंट सीटों की बात करें, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज की गवर्नमेंट सीटों की बात करें, तो 40,000 के आस-पास आपकी सरकारी सीटें, गवर्नमेंट मतलब सरकारी सीटें हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि बच्चे हाँ,
एडमिशन हो जाता तो थोड़ा-सा बढ़िया रहता, फीस भी हमारा कम लगता। प्राइवेट तो आपका रखा हुआ है, प्राइवेट में तो आपका एक तरीके से कभी भी एडमिशन हो जाएगा, बस आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि पॉलिटेक्निक में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। आपने भले नंबर कम आपने प्राप्त किया है, लेकिन आपको प्रवेश परीक्षा में अर्थात एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पे बैठ कर के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बैठना होता है। भले ही आप नंबर कम प्राप्त करें, 20 नंबर, 50 नंबर जितना भी एकदम कम प्राप्त करें, लेकिन आपको उसमें उपस्थित रहना है, आपको एग्ज़ाम देना है। बिना एग्ज़ाम दिए हुए आपका पॉलिटेक्निक में एक तरीके से एक तरीके एडमिशन वगैरह नहीं हो पाता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। पिछली बार देखिए 2024 की बात करें तो 4,12,760 आपके क्या हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2025 की बात करें तो 4,25,993 आपके टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे और टोटल सरकारी सीटें कितनी है, 40,000 के आस-पास है और सभी बच्चे लड़ते किसके लिए हैं, इन्हीं सीटों के लिए कि हाँ, ये सीट मिल जाती तो हमारा फीस वगैरह क्या होता, कम लगता। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती है अर्थात आर्थिक स्थिति उनकी सही होती है, वो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी लास्ट में एडमिशन जाकर के ले लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे होते हैं। इसका मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ये नहीं है कि हाँ, आप सरकारी कॉलेज से कर लेंगे या फिर प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मेन डिफरेंस एक तरीके से कई सारे प्राइवेट कॉलेज ही ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से कह लीजिए कि काफ़ी लाख गुना ज़्यादा क्या है, बेटर है। वहाँ पे कंपनी भी आती है, प्लेसमेंट भी होता है, नौकरी भी जल्दी लग जाती है। मेन डिफरेंस जो पड़ता है वो इसका पड़ता है, किसका पड़ता है? रुपए का पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट में आपकी फीस काफ़ी कम लगती है और जैसे यहाँ पे आपका 10,000 लग रहा है, इसका 3 गुना यहाँ पे आपका कितना लगेगा, 30 से लेकर के 35,000 लगेगा। मेन डिफरेंस थोड़ा-सा आपका फीस का ही पड़ जाता है और बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको पढ़ाई भी प्राइवेट कॉलेज वगैरह होते हैं, उनमें और अच्छे खासे तरीके से होती है। जैसे लखनऊ में कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जहाँ पे कंपनियाँ भी अच्छी खासी आती हैं, रेपुटेटेड हैं, वहाँ पे बच्चों को जॉब भी मिल जाती है। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं, जहाँ पे एक तरीके से कंपनी नहीं जाती है, वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। कहने का सीधा मतलब है कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। मेन जो थोड़ा-सा मसला फँस जाता है, वो एक तरीके से फँसता है आपका पैसे का अर्थात फीस का और चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो वो थोड़ा-सा एक तरीके से उनका रेपुटेशन थोड़ा-सा इसलिए हाई होता है क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी चीटिंग की व्यवस्था नहीं होती है। हालाँकि पॉलिटेक्निक की बात करें तो जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं, इनमें भी चीटिंग नहीं होती है क्योंकि इनका भी सेंटर क्या होता है, किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाता है। प्राइवेट कॉलेज में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। टोटल रजिस्ट्रेशन 2024 में, 2025 में कब हुआ था, ये मोटा-मोटी मैंने आपको डेटा करिए कि विभाग ने दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एडमिशन के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल अप करना होता है। फॉर्म फिल अप कर लेंगे, उसके बाद से जीकअप की वेबसाइट से अब एक बार और मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म फिल अप करने का मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल अप करना है, किस ग्रुप में कैसे किन बच्चों को फॉर्म को फिल अप करना है। आपको गलती नहीं करनी है। मेन यही मैंने आपको बताया कि 3 साल का अगर आपको पॉलिटेक्निक फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है जैसे बच्चे करते हैं, तो वो आपका ग्रुप ए है। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, डी फार्मा करना है, तो वो आपके लिए ग्रुप ई है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको अपना पहले ग्रुप वगैरह चूज़ कर लेना है कि हमें किस ग्रुप में क्या करना है, ठीक है? उसी हिसाब से आपको फॉर्म को फिल अप करना है और फॉर्म कैसे फिल अप करना है, गलती आपको नहीं करनी है। इसका मैं क्या करूँगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? वीडियो देखने के बाद से ही आपको फॉर्म को फिल अप करना है, जैसे आपका लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल अप करना होता है, फॉर्म फिल अप करने के बाद से आपको वही ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद से आप जैसे ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, आप मान लीजिए कि उसके बाद से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग सबसे मेन है। मान लीजिए कि आपका 400 नंबर का पेपर हो रहा है, 400 में आपने 400 प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कराते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं या फिर साइबर कैफ़े से जहाँ से भी कराएँ, यहाँ से भी आप हमारी टीम से भी करा सकते हैं। कई सालों से आपके लिए के बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि बच्चों को अच्छा खासा सरकारी कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाए। मिनिमम चार्जेज़ में आपकी काउंसलिंग होती है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ से भी करा सकते हैं। काउंसलिंग क्या होता है? भाई मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि 4-5 लाख बच्चे हैं और सीटें काफ़ी कम हैं, तो सीटों के लिए लड़ाई होगी। तो किन बच्चों को कौन-सी सीट दी जाएगी, तो इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग के बेस पे ही आपका एडमिशन हो पाएगा कि हाँ, इस बच्चे को सीट मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। ये सब आपकी काउंसलिंग आपकी 5-6 राउंड तक चलती रहती है, ठीक है? ये काउंसलिंग के थ्रू ही अर्थात मेन आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपका कंप्लीट होता है। बिना काउंसलिंग के आपका क्या हो पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी आपका ज़रूरी होता है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दिया है, नंबर भी आपके काफ़ी अच्छे मिल गए हैं और काउंसलिंग आपने सही तरीके से नहीं कराया या फिर काउंसलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं, तो इस केस में आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं हो पाएगा और जैसे ही काउंसलिंग कर लेंगे, तो 3250 रुपए आपको पे करना होगा। आपको सीट को एक तरीके से एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मुझे जो सीट मिली है, वो सीट मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि हाँ, मुझे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले 3250 पे करना होगा, ये आपकी फीस में ही कट जाता है और उसके बाद से अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला है, तो लगभग-लगभग 7000 के आस-पास जाकर के फिर से आपको फीस जमा करना होता है। ये सारे प्रोसेस बाद में मैं आपको बताऊँगा जब डेट वगैरह जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो सारे जब काउंसलिंग मैं करूँगा, तो सारी चीज़ मैं आपको बताते रहता हूँ।
हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप जुड़े ज़रूर रहेंगे कि सारी जानकारी, सारी अपडेट वगैरह आपको मिलती रहे। मेन क्या होता है कि पहले आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ऑनलाइन एक तरीके से जीकअप की वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से आपको आवेदन करना होता है और उसके बाद से फॉर्म को फिलअप करना होता है सही तरीके से। फिर जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे, सारे रिजल्ट आ जाएँगे, तो आपकी काउंसलिंग होगी जो एडमिशन के लिए होता है और उसके बाद से आप एक तरीके से अपने एडमिशन को सिक्योर करेंगे, ठीक है? फीस वगैरह जमा करेंगे। ये आपका क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। ये प्रचार-प्रसार के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं कि हाँ, सभी बच्चों को इसके लिए जागरूक करें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कहिए कि समाचार पत्र के माध्यम से, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की ओर कि आपकी डेट क्या है, ऑफ़िशियल डेट क्या है? तो 15 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 15 जनवरी 2026 से और 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म फिल अप करने की लास्ट डेट है। तो मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। उसी को देख कर के आपको क्या करना है, सही तरीके से फॉर्म को फिल अप करना है। क्योंकि फॉर्म को गलत तरीके से फिल अप कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपका 1 साल वेस्ट हो जाए। एक बार आपको करेक्शन का भी मौका मिलता है, लेकिन आपको और ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो-जो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूँगा। अभी फ़िलहाल में जब भी आप फॉर्म को फिल अप करने जाएँगे, तो ये ध्यान देना है आपको कि फॉर्म को गलत तरीके से आपको नहीं फिल अप करना है। डेट वगैरह आपने देख लिया, डेट समझ गए। उसके बाद से शुल्क क्या लगने वाला है, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म जब आप भरने जाएँगे, तो कुछ आपसे पैसे लिए जाते हैं, विभाग आपसे पैसे लेता है। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से हैं, अर्थात सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको ₹300 देना होगा। ₹300 आपकी आवेदन का शुल्क लगने वाला है, ₹300 आपका रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगने वाला है। अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो आपका ₹200 लगने वाला है। ये फीस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। फिर चलते हैं परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा आपकी कब से कब तक होगी? परीक्षा आपकी कैसे होती है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात कंप्यूटर पे बैठ करके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। अर्थात कहिए कि आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कोई क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में बस आपको टिक करना होता है। आपको कुछ करना लिखना नहीं होता है, ठीक है? आपको बस टिक करना होता है। कंप्यूटर पे बैठ करके आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी होती है। उसमें बस आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते हैं। बस आपको जो सही लगेगा उसको बस आपको टिक करना होता है। लिखित आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। अब इस एग्ज़ाम की डेट क्या है? तो 15 मई 2026 से लेकर के 22 मई 2026 तक आपके एग्ज़ाम वगैरह कराए जाएँगे। सारे ये ग्रुप्स दिख रहे होंगे, देखिए सारे ये ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो इन सब के एग्ज़ाम क्या होंगे 15 मई से लेकर के 22 मई 2026 के बीच में कराए जाएँगे। कंप्यूटर पे बैठ कर के आपकी ऑनलाइन परीक्षाएँ होती है। अब किनका 15 को होगा, किनका 16 को, किनका 17 को, किनका 22 को, ये जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो एक साथ सभी का एग्ज़ाम वगैरह कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई दिन में आपका एग्ज़ाम होता है और कई शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। एक दिन में लगभग 3 शिफ्ट आपके चलते हैं। देखिए यहाँ पे शिफ्ट दिख रहा होगा, किसी का पहले शिफ्ट में होगा 8 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे तक, किसी का दूसरे शिफ्ट में होगा 12 से लेकर के ढाई बजे तक, किसी का तीसरी शिफ्ट में होगा 4 बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक और ये आपका कई दिन तक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम चलते रहता है क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद से आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो 30 मई 2026 को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का? 30 मई 2026 तक आपका क्या होगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। जैसे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग की ओर जाना होगा। अर्थात अब मान लीजिए कि सारा काम आपका हो गया, आपने फॉर्म फिल अप किया था, आपने प्रवेश परीक्षा दे दिया, आपकी प्रवेश परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ गया कि हाँ, हमने टोटल में इतना नंबर प्राप्त किया है। अब आपको एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में आपको इस प्रोसेस से गुज़रना होगा, काउंसलिंग कराना होगा। तो काउंसलिंग आप यहाँ से भी करा सकते हैं, जुड़े रहेंगे। मिनिमम चार्जेज़ में जहाँ से भी आप कराएँगे, वहाँ से जितने चार्जेज़ लगेंगे, उससे कम चार्जेज़ में और सही तरीके से, सटीक तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाती है कि हाँ, आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाए। अब चूँकि कई सारे बच्चों के ज़्यादा नंबर रहते हैं, तो उनको कभी-कभी मिलता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। लेकिन कोशिश किया जाता है कि जो भी सीट खाली रहती है, तो वो सीट आपको दिला दी जाए। 5 जून 2026 से लेकर के और 15 जुलाई 2026 तक आपकी क्या होगी, आपकी काउंसलिंग वगैरह चलेगी। इसके बिना आपको ध्यान रखना है, आपने प्रवेश परीक्षा में कितना भी नंबर पाया हो, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद से काउंसलिंग की प्रक्रिया में देखिए, आपके 5, 6, 7 राउंड होते हैं, कई राउंड तक होते हैं। तो मेन जो आपका राउंड होता है, इसी में आपकी सीटें लगभग-लगभग भर जाती हैं। 1 से लेकर के 1 और 2 और तीसरा राउंड होता है, 3 राउंड होते हैं। उसके बाद से विशेष काउंसलिंग चालू की जाती है, कि सीटें जो बची हुई हैं, उसके लिए चौथा राउंड, 5वाँ राउंड, कुछ सीटें खाली रहती हैं। उसके बाद से भी खाली रह जाती हैं, तो छठा राउंड, 7वाँ राउंड भी आपका आता है। तो ये आपके काउंसलिंग के राउंड वगैरह होते हैं। उसके बाद से शैक्षिक सत्र आपका प्रारंभ अर्थात आपका मान लीजिए कि एडमिशन हो गया, सब चीज़ कंप्लीट हो गया, फीस भी आपने जमा कर दिया, तो 1/8/2026 से आपकी क्लासेस क्या हो जाएँगे, स्टार्ट हो जाएँगे अर्थात आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। अब 1/8/2026 से आपका सेमेस्टर की क्लासेस अर्थात आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है। अब आपकी पढ़ाई वगैरह 1/8/2026 से आपकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाएँगी। ये सारी क्या थी, आपकी ऑफिशियल डेट्स वगैरह थी। ये कुछ देखिए एक्टिविटीज़ वगैरह है कि क्या-क्या कॉलेज वगैरह में एक्टिविटी वगैरह होती है, सेरेमनी वगैरह होती है, ठीक है? इसके बारे में और नौकरी के बारे में भी देख लीजिए यहाँ पे कौन-कौन सी जैसे सरकारी सेक्टर की बात करें तो आपका एसएससी जेईई हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, कई सारे सेंटर का देखिए आपकी
वैकेंसी होती है, जॉब्स वगैरह होती है, उसमें आपको जॉब वगैरह मिलती है। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सेक्टर हो गया। कई जगह पे आपकी जॉब वगैरह कई सारी कंपनी आपके कॉलेज में आती भी है, ठीक है? अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का नाम भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और कितना आपको लाख पर एनम आपको देखने को मिलता है। कई सारी ब्रांडेड कंपनी होती है, जो बच्चे पढ़ने में ठीक-ठाक होते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी के साथ करिए के उठा ले जाते हैं, अर्थात उनको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है। उनकी जो जॉब है वो ज़्यादा सैलरी के साथ लगती है। कई सारे कंपनी होती हैं जो नॉर्मल बच्चों को 15,000 20,000 मंथली देती हैं, ठीक है? तो ये आपकी शुरुआती जॉब वगैरह है। जैसे-जैसे आप काम करते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ आप पॉलिटेक्निक के बाद से डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू 3 साल का आप क्या कर सकते हैं, बीटेक बीटेक आपका 4 साल का होता है, तो पॉलिटेक्निक करने के बाद से आप जॉब करने जाते हैं, जॉब के साथ-साथ भी आप बीटेक कर सकते हैं, तो 3 साल का आपका बीटेक हो जाएगा। जैसे ही पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर लेंगे और जॉब भी कर रहे हैं, तो बीटेक की जैसी डिग्री आएगी तो आपका क्वालिफिकेशन और बढ़ जाएगा और आपकी सैलरी वगैरह और बढ़ जाएगी। ये देखिए कुछ टॉप लेवल की कंपनी है जिसमें टाटा भी है, आपका एल-एन-टी कंपनी है, मारुति सुजुकी है, बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी भी है और अच्छा खासा आपको सैलरी भी देखने को मिलती है। आदित्य बिरला हो गया, ठीक है? आपका सुब्रोज हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इसमें सब नाम वगैरह दिए हुए हैं। विप्रो हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके कॉलेज में कई सारी कंपनी आपके कॉलेज में आती हैं, बच्चों का टेस्ट वगैरह अर्थात के लिए कि इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, उनको सिलेक्ट करती हैं। कई सारी कंपनी आती नहीं है, ऑनलाइन तरीके से ही आपको एक तरीके से पेपर कराएँगी और ऑनलाइन तरीके से आपका इंटरव्यू लेंगी। जो बच्चे अच्छे खासे होंगे, उनको अच्छा खासा सैलरी के साथ अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये कुछ कंपनियाँ वगैरह हैं, ये न्यूज़ वगैरह में भी दिख रहा होगा आपको कि हाँ, कितना-कितना का पैकेज वगैरह मिलता है। किसी बच्चे को जो पढ़ने में ठीक-ठाक होते हैं, उनको ज़्यादा पैकेज मिल जाता है, अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब वगैरह मिल जाती है और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको भी 15,000 बहुत कम मिलता है, तब भी 15,000 आपको कैसे भी मिल जाएगा। अब चूँकि ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करते हैं, अगर आप कोई लेबर वर्क करते हैं, तो आपके पास कोई डिग्री है नहीं। इसमें क्या होगा, आपका नुकसान ये होगा कि हाँ, आपको कहीं भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, एक तरीके से लेबर के जैसे खटना पड़ेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा और पॉलिटेक्निक की डिग्री आ जाती है, तो थोड़ा-सा नॉर्मल आपका काम हो जाता है और आपके पीछे एक तरीके से आगे आपके आगे एक इंजीनियर का टैग लग जाता है, ठीक है? उसके बाद से अगर आप बीटेक कर लेते हैं, तो और अच्छा खासा आपको इंजीनियर एक तरीके से और अच्छा खासा आप इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है? प्लेसमेंट ड्राइव्स एट वेरियस पॉलिटेक्निक कई पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपके प्लेसमेंट के लिए कई सारी कंपनियाँ आती भी हैं, तो वही सारी यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह, डायग्राम वगैरह दिख रहा होगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपका जो जीकअप का विभाग है, जिससे कहिए कि आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होता है, उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, ईमेल आईडी दिख रहा होगा, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, ठीक है? ये सारी डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मोटा-मोटी मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा-सा मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँ, तो सिलेबस के बारे में एक और आपको विशेष करके वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उसको भी आपको देख लेना है। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल में ध्यान रखना है कि बस आपको किस पे एक तरीके से फ़ोकस करना है। आपको फ़ोकस करना है फिज़िक्स पे और केमिस्ट्री पे और आपका मैथ पे, ठीक है? अगर आप करिए कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं 3 साल का, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपका मैथमेटिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित आपका मेन आपका कोर सब्जेक्ट है, इसी से आपके क्वेश्चन वगैरह एराइज़ होते हैं। अगर आप ग्रुप ई से हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिज़िक्स रहेगा, तो ये आपका 10th लेवल का है, जो बच्चे ग्रुप ए से होंगे 3 साल का पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और अगर आप ग्रुप ई में जाना चाहते हैं, फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपका रहेगा, तो ये आपका 11th और 12th बेस का रहेगा, थोड़ा-सा हार्ड रहता है और मैथ्स भी एक आपका इसमें आता है, एक मैथ का ऑप्शन आएगा ग्रुप ई1 में और ग्रुप ई2 में आपका बायोलॉजी मतलब 2 ग्रुप होते हैं, एक अंतर अंदर भी ई1, ई2 तो एक में मैथ आपका आता है, एक में आपका बायोलॉजी आता है अर्थात जीव विज्ञान आता है। तो ये भी आपका सब 12th बेस का ही रहता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो आपका ग्रुप ई हो गया, उसमें सारी चीज़ें आपकी 12th बेस की होती हैं और जो आपका ग्रुप ए हो गया, उसमें सारी चीज़ें आपकी 9-10 के हिसाब से होती है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन्स वगैरह एराइज़ होते हैं, वो आपके 9 और 10 के बेस पे ही होते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। एक और मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नया जो आपका बदला हुआ सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। मोटा-मोटी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि डेट्स वगैरह क्या है, क्या-क्या फ़ायदे वगैरह हैं और फ़ायदे इसके काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे कई सारी जगहों पे आप देखेंगे कि कहते हैं कि हाँ, बच्चे पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से नहीं करते, बस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मौज-मस्ती या फिर घूमना कहिए कि इधर-उधर रहना। अगर आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में टॉप करते हैं या फिर कहिए कि एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तब भी आपको अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाती है। कहिए कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी अभी फिलहाल की बात करें 3-4 साल, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी अच्छे खासे तरीके से हो जाती है और साथ में वो बीटेक कर लेते हैं, बीटेक की डिग्री में मिल जाती है जॉब के साथ-साथ, तो और अच्छे खासे तरीके से सैलरी उनकी देखने को मिल जाती है। पॉलिटेक्निक करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, कई चीज़ के कई सारे फ़ायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या? अगर आप लापरवाही करेंगे, चीज़ों को सही से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इंजीनियर बनने आए हैं और इंजीनियरिंग का कोर्स आप सही से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अच्छी खासी तरीके से जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी-सी लोकल टाइप की जॉब मिलेगी। आप
बार-बार बीच में ही सेमेस्टर में एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है? पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से नहीं कर रहे हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि सेमेस्टर क्या होता है, जैसे आपका पॉलिटेक्निक हो गया, तो मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, 3 साल का आपका क्या हो गया, कोर्स हो गया। तो 3 साल में हर 1 साल में जैसे आपने 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है? तो सेम इसी प्रकार से आपका 1 साल में एक ही बार 10 में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक हो गया, हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, अर्थात कहिए कि 1 साल में आपका 2 हो गया, फिर दूसरे साल में आपका 2 हो गया, फिर तीसरे साल में आपका 2 हो गया। आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, अर्थात 6 आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आप एडमिशन ले लेंगे, तो आपके बोर्ड का नाम क्या रहेगा? बीटीईयूपी। जैसे आपने हाई स्कूल किया होगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड होते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में जीकप के थ्रू आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, तब आपको जीकप से कोई लेना-देना नहीं है। जीकप बस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा कराता है। जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, तो आपका ये रहता है बोर्ड बीटीईयूपी, अर्थात बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये आपके बोर्ड का नाम है। तो मोटा-मोटी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी पॉलिटेक्निक से संबंधित। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूँ कि अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और आपके पास नोट्स, ई-बुक नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मात्र ₹49 में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त करके, आपको साइट से बुक वगैरह भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को करिए परचेज़ करके ₹49 में आप अपनी तैयारी को अच्छी खासी तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।